नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। बीच में एक हफ्ते में नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि हृदेश ने मुझसे अच्छा काम किया था यहाँ पर और बहुत अच्छे तरीके से चर्चा आप तक पहुँचाई थी। मैंने भी उसका एक हिस्सा देखा था। तो हम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के कवरेज में थे। उसमें हमारे तमाम रिपोर्टर भी 5 राज्यों में हैं। तनिष्का मिजोरम से रिपोर्टिंग कर रही थी, बसंत छत्तीसगढ़ से रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्रतीक मध्य प्रदेश से कर रहे थे, शिव नारायण राजस्थान से कर रहे थे। इसके अलावा हमारी द न्यूज़ मिनट की टीम ने काफ़ी सारी स्टोरीज़ रिपोर्ट्स तेलंगाना से भेजी है। हम लोगों ने भी 3-4 राज्यों का दौरा किया। मनीषा भी तेलंगाना हैदराबाद में, वहाँ से उनका एक टाउन हॉल होना है यूथ के साथ। तो ये पूरी की पूरी जो कवरेज थी हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के साझा इलेक्शन फ़ंड के ज़रिए हम आप तक पहुंचा पा रहे थे। और आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है न्यूज़ लॉन्ड्री का विज्ञापन से मुक्त है। मतलब इसमें किसी तरह का कोई एडवर्टीज़मेंट ना तो किसी कॉरपोरेट का हम लेते हैं, ना किसी सरकारी संस्था का लेते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स और साथ में जो हमारे एनएल सेना या फिर इलेक्शन फ़ंड को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनकी मदद से ये रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा पाते हैं हम। तो हमारा ये अभी इलेक्शन फ़ंड जारी है, इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए स्टूडियो में 3-4 मेहमान हैं और साथ में स्मिता ऑनलाइन जुड़ रही हैं। स्मिता को आप लगातार चर्चा में सुनते हैं। स्मिता, स्वागत है ऑनलाइन आपका। थैंक यू आप सभी का। हेलो। और स्टूडियो में मैं खासकर परिचय करवाना चाह रहा हूँ जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं। एक तो मेरे साथी हैं अवधेश को तो आप लोग जानते ही हैं। 3 लोग और मेरे साथ हैं खास मेहमान। तीनों के तीनों लोग एक संस्था से हैं, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सदस्य हैं। मेरे साथ नितिन सेठी हैं, तपस्या हैं और श्री गिरीश जालिहाल हैं। ये तीनों लोग यहाँ पर एक ख़ास स्टोरी के पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा रामदेव, अब उनको आप बाबा कहें, बिजनेसमैन कहें, जो भी कह लें, उनके ऊपर एक सीरीज़ 2 पार्ट की है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने और बहुत ही शानदार स्टोरी है। और उसी स्टोरी पर विशेष बातचीत करने के लिए ये तीनों लोग हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है नितिन, तपस्या और मिस्टर श्री गिरीश जालिहाल। थैंक यू। तो मैंने इसलिए ये इस तरह से पढ़ा क्योंकि जो नाम है गिरीश का अभी खुद ही कहना था कि अक्सर लोग श्री गिरीश से श्री गणेश के रास्ते पर चले जाते हैं और जालिहाल को जय हिंद कर देते हैं। मुझे भी थोड़ा सा, मैं बहुत कॉन्शियस एफर्ट के साथ मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मैं भी वो सुनते सुनते फिर उसी लाइन पर निकल पड़ूं। ये जो ताज़ा मामला है, जो स्टोरी रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आई है, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर ये दोनों लोग, हमारे जितने भी जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको बता पाएँ कि ये कितनी बड़ी स्टोरी है, कितनी व्यापक है और इसके नतीजे किस रूप में सामने आ सकते हैं। कि बाबा रामदेव अरावली के इलाके में, जो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, उसमें अवैध तरीके से शेल कंपनियों की, बनावटी कंपनियों के या जो नकली कंपनियां हैं जिनका एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता, केवल मुखौटा कंपनियां होती हैं, सामने फ्रंट होती हैं, उनके ज़रिए बहुत सारी ज़मीनों को पूलिंग कर रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं बेनिफिट, बड़े मुनाफे पर। ये कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका नतीजा, दुष्परिणाम क्या हो सामने आ सकता है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों से, पहले आप दोनों लोग और फिर नितिन उस पर उसको डिटेल में उसके नुआंसेस पे भी बात करेंगे। हाँ जी, तो अगर थोड़ा मैं इसको और समराइज़ करूं तो हमें जो मिला है कि हमने बेसिकली पतंजलि के कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स खोलना शुरू किए थे और कुछ कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स में जो रीसेंट ईयर्स के रिकॉर्ड्स हैं, इनमें हमें दिखा कि ये अरावली में कुछ विलेजेस में लैंड होल्ड करते हैं। अच्छा। और इस पे पहले भी काम किया हुआ है नितिन ने और बाकी लोगों ने भी, बट द विलेज दैट वी फाउंड वाज न्यू। एंड इसमें एक नया कॉन्टेक्स्ट भी था कि रिसेंट अभी पिछले साल, इसी साल में इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स भी किए हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। तपस्या विल टॉक मोर अबाउट दैट। तो देन वी गॉट वेरी इंटरेस्टेड कि ये सब क्या हो रहा है एंड वी स्टार्टेड डिगिंग। और हमने पाया कि जैसे कि आपने कहा ये शेल कंपनीज थी, राइट। ये कहने के लिए ऑन पेपर कंपनी है बट ये धंधा कुछ करते नहीं है। देयर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज़ ज़ीरो, राइट। तो जैसे एक कंपनी का अगर मैं एग्जांपल दूं, पतंजलि कोरोपैक,
जो कि नाम भी इतना उन्होंने दिलचस्प रखा है, कोरूपैक नाम ही उनका है। और अगर आप इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह होता है जहाँ पे वो बताते हैं कि हम क्यों बने हैं, तो वो कहते हैं कि हम पैकेजिंग मटेरियल के मैन्युफैक्चर और सेल के लिए बने हैं। बट हमने देखा कि इनका तो रेवेन्यू ही कुछ नहीं है, ना इनका सेल है, दे हैव नथिंग टू शो फॉर, बट लैंड तो ये काफ़ी होल्ड कर रहे हैं। तो वी गॉट इंटरेस्टेड एंड फिर उसी में खुरीदते भी लुक्ड एट देयर एंटायर फाइलिंग्स। 15 साल का 2009 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। आचार्य बालकृष्ण और राम भारत ने इनको इनकॉर्पोरेट किया था। राम भारत इज बाबा रामदेव ब्रदर या तो, और बालकृष्ण तो सब लोग जानते ही हैं कि वो एमडी और फाउंडर है पतंजलि आयुर्वेद के। तो इन लोगों ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था और आज तक उस कंपनी ने जिस चीज़ के लिए बनी है वो किया नहीं है, और 1 रुपया का भी उनका कोई व्यापार हुआ नहीं है। और हमने देखा कि 2009 में बनी है, 2010 में ही ऑलरेडी हेल्ड सम 50 ऑड एकर्स ऑफ लैंड इन अरावलीज, राइट। एंड द बिग क्वेश्चन इज कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप ये बाय कैसे कर रहे हो, राइट। क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एकर्स ऑफ लैंड, एंड जस्ट टू गिव अ सेंस फॉर द व्यूअर्स, 1 एकड़ में आप तकरीबन 7 ऐसे बिल्डिंग लगा सकते हो जिनमें 10 2 BHK फ्लैट हों। ये जो ज़मीन है, जो मांगर इन्होंने नाम लिया, ये एक गांव है, फरीदाबाद हरियाणा का जो ज़िला है उसमें एक गांव पड़ता है, उस गांव की ज़मीनें हैं। और ये जो ज़मीनें हैं अरावली के तहत वो हिस्सा है ज़मीन का जिसको सरकार की भाषा में गैर मुमकिन पहाड़ कहा गया है, यानी कि वो अनकल्टिवेटेड लैंड है, उस पर कुछ हो नहीं सकता, वो सरकारी ज़मीन है और उसको एक तरह से संरक्षित किया जा चुका है, उस पर ये सारा काम हो रहा है। ये थोड़ा सा मैं जानकारी दूँ, सरकार का क्या रोल रहा, तो बस आप थोड़ा सा बताएं, रोशनी डालें कि किस तरह से इस पूरे गेम में सरकार उनकी मदद करती दिख रही है हमें रामदेव की। तो ये जो मांगर में जो हमें एक वेब मिला ऑफ कंपनीज, शेल कंपनीज ऑल्सो, जिन्होंने वहाँ लैंड खरीदा, ये ऐसी लैंड्स हैं जिनको आइडियली प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, 4 लॉज की हम बात कर रहे हैं स्टोरी में, जिनके अंडर इन लैंड्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। जो केंद्रीय फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंडर एक 1996 में जजमेंट भी आया था TN गोदावर्मन का, जिन्होंने कहा था कि लैंड फॉरेस्ट डिक्शनरी मीनिंग अगर फॉरेस्ट का सेटिस्फाई हो रहा है एक एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ के अंडर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड। कि वो कैसे पेपर में कैसे लैंड रिकॉर्ड हुआ है वो मैटर नहीं करता है, अगर वो डिक्शनरी मीनिंग सेटिस्फाई करती है तो उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और ये लैंड जो जिनकी हम बात कर रहे हैं मांगर वाली, ये वही लैंड्स हैं जिनको कभी फॉरेस्ट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को बोला था तब 1996 में कि आप ऐसी लैंड्स को आइडेंटिफाई करिए और इनको कानून के घेरे के अंदर लाइए और प्रोटेक्ट कीजिए, बट अभी तक इनको वो फॉरेस्ट का दर्जा और उस लीगल कवर के अंडर नहीं लाया गया। इसके अलावा तो ये कानून में एक तरह से एक लूप होल था। ये हरियाणा सरकार का एक कह सकते हैं कि उसको आई वुड से इनएक्शन था कि उन्होंने उसको उस पे काम नहीं किया, पैरामीटर सेट नहीं किए और उसको उस कानून के अंदर नहीं लाया, जिसकी वजह से ये रियल एस्टेट डूबियस रियल एस्टेट बिजनेसेस के लिए खुले रहे। अगर ये उस कानून के अंदर आए होते, जो कि इन्हें आना चाहिए था, तो इनमें नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, रियल एस्टेट नहीं हो पाता। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ने और 3 ऐसे कानून थे जिनके अंदर इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया। एक हरियाणा का अपना कंजर्वेशन लॉ है, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 का, जिसके अंडर वो लैंड्स नोटिफाई करते हैं जिनको कंजर्व किया जाना चाहिए सॉइल कंजर्वेशन के लिए। वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं कर सकते आप इन लैंड पे। तो ये मांगर का जो ये गैर मुमकिन पहाड़ वाला एरिया है, इसको उस PLPA पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के दायरे में भी नहीं लाया गया हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। छोटी सी सड़क तुगलकाबाद फोर्ट के पास से निकलती है और वो जंगलों के बीच से होते हुए सूरजकुंड और सूरजकुंड से फरीदाबाद को जाती है। वो शॉर्टकट है, ये जो हाईवे जा रहा है बदरपुर बॉर्डर से होके, उसकी बजाय वो बहुत पतली सी एक पगडंडी हुआ करती है 10 साल पहले तक। तो अगर दिल्ली के सबसे पास, वो भी साउथ दिल्ली के सबसे पास, अगर आपको कभी ये फील लेना हो कि आप किसी फॉरेस्ट के इलाके से गुजर रहे हैं जहाँ ट्रैफिक नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है, लाल बत्ती वो नहीं है, तो वो ऐसा इलाका था कि 10 मिनट में आप निकल जाते थे और पूरा वो वाइल्ड का, जंगल का इलाका हुआ करता था। और वो करीब करीब पीछे पीछे होता हुआ एक बड़े स्ट्रेच का हिस्सा था जो कि अरावली था। वो 4 गुना पैसा कमा लिया
एक ही ज़मीन को बेच के। किसी और देश के धंधे में अगर इतना पैसा होता तो हम लोग सब शायद पत्रकारिता छोड़ के वहाँ लग गए होते, अगर सफाई से ऐसा पैसा कमा सकते। अब ये इतना मज़ेदार धंधा है कि आप 5 लाख डालें और इसमें से 20 लाख निकालें, और वो भी ऐसे ही बिना अपनी जेब में कुछ काम किए। मतलब ये ऐसी कंपनी है जो श्री गिरीश और तपस्या ने पाई, जहाँ कंपनी के पास कुर्सी तक नहीं है, मुलाजिम नहीं है, ऑफिस नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं देते किसी को। अब मैं भी ऐसा धंधा करना चाहता हूँ यार, आपको भी करना चाहिए। मतलब पत्रकारिता में हम सुबह से रात तक लगे रहते हैं, फिर बोलते हैं सब्सक्राइब करिए। यहाँ तो सब्सक्राइबर का पता नहीं है, तो इस स्कीम का सब्सक्राइबर सरकार होती है। ये ज़मीनी स्कीम के सब्सक्राइबर जब तक सरकार नहीं होगी ये धंधा चल ही नहीं सकता। दूसरा, जिस स्केल पे है, मतलब गिरीश, तपस्या और अगम ने अमूमन 100 कंपनियों के रिकॉर्ड टटोले, उसमें से 25 अभी पा लिए जो अभी भी ज़मीनें पकड़ के बैठी है। और ये एक गांव की कहानी है। मतलब क्योंकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव खुद इतना गरीब है कि हम लोग डोनेशन पे चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 1 साल लग के सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी ढूंढ ले सारे हरियाणा में। ये एक गांव में खबर मिली और एक गांव में इतनी ज़मीन मिल गई। अब ऐसा तो नहीं है कि वो एक साइड में करते हैं और साथ वाले गांव में गैर मुमकिन पहाड़ नहीं पकड़ रहे हैं। 2 गांव तो हम ही टटोल चुके हैं, 6 काम सुन चुके हैं। अगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव को कोई थोड़ा और दान दे दे तो हम 50 गांव और निकाल सकते हैं। और ये पूरा विश्वास है, क्योंकि जैसे श्री गिरीश और तपस्या ने बोला, 100 शेल कंपनी तो उन्होंने 1 महीने में खोद डाली। सिर्फ 1 महीने में 100 कंपनियां उन्होंने ढूंढ ली, जिनका नाम किसी और को नहीं पता, लेकिन वो बाबा रामदेव और पतंजलि की दुकानें चलती हैं। आपने जैसे पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात की, हाँ। तो एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हमने पार्ट 2 में लिखा भी है, वी एक्चुअली बिगिन द स्टोरी विद दैट, कि खट्टर जी ने 2015 में पब्लिकली कहा था कि वो बाबा रामदेव को एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस देना चाहते हैं। और हाँ, स्टोरी में भी है वो। हाँ, बाबा ने इसको इस जनरस ऑफर को क्या बात है, बाबा जी ने जो बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। वो अब गिरीश आप ही बता दीजिए क्या कही थी बाबा ने, क्या कहकर, कितना बड़ा त्याग था वो उसमें। हाँ, तो उन्होंने इस बहुत ही जनरस ऑफर को रिजेक्ट करते हुए ये कहा था कि अब तो सरकार हमारी है, कैबिनेट हमारी है, तो मैं बाबा ही रहूँगा, मुझे बाबा ही रहने दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर न बनाइए। देखिए, ये बाबा रामदेव जैसी जो किरदारें हैं ना, किसी भी देश में तब तक नहीं फ्लरिश करती हैं जब तक पॉलिटिकल पेट्रोनेज ना हो। बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल पेट्रोनेज भले ही आज की तारीख में ऐसा लगे कि उनका अलाइनमेंट किसी एक पार्टी के साथ है, वो किसी एक के साथ जुड़े हुए हैं, हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप यहाँ पर इस स्टोरी में जिन शेल कंपनियों की बात कर रहे हैं वो कब बनी, 2006 की है, 2009 की बात है। इस दौरान 2006 से 14 लेकर वहां हरियाणा में किसकी सरकार थी? उस पर भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो 2006-2009 में जिन शेल कंपनियों को बनाया जाता है, 2014 तक क्या किसी को सरकार में, प्रशासन में सेंध तक नहीं लगती है कि इस तरह से जो है पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। और रामदेव 2014 के पहले भ्रष्टाचार के मसले पर जो है अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो भी क्रूसेडर के तौर पर बनने की कोशिश करते हैं, ठीक आपके उस जनाब की तरह जो इन दिनों गायब है, अन्ना हजारे की तरह। तो ये निश्चित रूप से भारत में एक जो बहुत एक डीप कल्चर रहा है, वो बिजनेस के बाबा हों, धार्मिक के बाबा हों और राजनीतिक दलों के बीच में। आज मध्य प्रदेश के चुनावों में वो बागेश्वर धाम के लिए आप देखते हैं कि कमलनाथ खुद जाकर जो है उनको बाकायदा रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए गाने चला रहे हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूँगा हरिद्वार, उत्तराखंड में, वहाँ भी बाबा रामदेव ने दलितों की सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो अपने नाम की हुई है। अपने नाम की मतलब तो वहाँ पे नियम है कि दलितों की ज़मीन ऐसे आप नहीं खरीद सकते, और उसका खरीदने का भी प्रोसेस है, आपको डीएम और एसडीएम से पूरा परमिशन लेना होता है, लैंड यूज चेंज करवाना होता है, वो सब करवाने होता है, वो वाला उसका पूरा प्रोसेस है। तो पिछली बार हमने एक रिपोर्ट की थी, मतलब किस तरह उन्होंने वहाँ के दलितों को अपने यहाँ कंपनी में नौकरी देने के नाम पे उनको रखा, फिर उसके बाद उन्हीं के थ्रू जो बाकी दलित थे उनके बीच में बार्गेनिंग का काम कराया और उनसे ज़मीनें ले ली, और उसमें अपना जो पूरा उनका प्रोजेक्ट है, जो कंपनी है, उसको पूरी तरह फैलाया। और इस तरह से मुझे लगता है जो आसपास के गांव हैं, करीब 80% से ज़्यादा जो दलित हैं वो भूमिहीन हो गए वहाँ पर, क्योंकि उनकी सारी ज़मीन वो सब बाबा रामदेव ने अपने कब्जे में कर ली है। बसंत ने हमारे यहाँ स्टोरी भी बसंत ने रिपोर्ट की थी। और तब ये हुआ था कि इनका जो भाई है भरत, जिसका आप नाम ले रहे थे शायद, हाँ, उन्होंने ही ये सब किया था। वो वहाँ जाते थे, जो गांव का प्रधान है या थोड़ा सा वर्चस्व वाला आदमी है, उसको पकड़ते थे, उसको पैसा देते थे, और पैसा देने के बाद फिर वो बार्गेनिंग होती थी पूरी, वो जाता था
वो उनको पटाता था, पैसे एक्स्ट्रा देने के लिए कुछ भी करता था। और आज वो लोग जो है जिनके पास ज़मीन नहीं है वो मजबूर है, ज़मीन तो दी उन्होंने, वो उसी की कंपनी में काम करने के लिए मजबूर है। उन्होंने 100 कंपनी या 90 कंपनीज को सवाल भेजे, सबको एक एक करके कतार से उनके ईमेल एड्रेस निकाल के भेजे। और टेक्निकली कहने को ये सब अलग अलग कंपनी हैं, जिसमें हो सकता है जैसे मेरी भी 6 कंपनी अलग हो सकती है। हो सकता है मैं न्यूज़ लॉन्ड्री का मुलाजिम हूँ, बट मेरी भी अपनी 6 कंपनी अलग चलती है। मैं एक साइड साबुन बनाता हूँ, एक साइड चप्पल बनाता हूँ, ऐसा मुमकिन है। तो हमने इनको ट्रीट किया कि जब तक जवाब नहीं आता इनको हम सेपरेट कंपनीज मानेंगे। इत्तेफाक से हैं कि ठीक है बाबा रामदेव के भाई की हैं, बट वो भी कुछ करते होंगे साइड पे। हाँ। तो सवाल हमने अलग अलग भेजे सबको। जैसे ही इन्होंने सवाल तो अलग अलग भेजे, जो जवाब आए सारे पतंजलि ग्रुप के Copy कॉर्प paste। कॉम हेड को कॉपी करके आए। एक ही आदमी को सबने कॉपी कर हाँ, दिया। सबने तो जोड़ दिया सबने कनेक्शन की हम एक ही और हैं। सबने एक ही जवाब दिया। हाँ। और मार्क किया बाबा रामदेव के मीडिया मैनेजर हैं उनको, और पतंजलि जो मेन कंपनी है उसके चीफ मीडिया ऑपरेटर को। तो हमने कहा यार हमें भी नहीं बोलना पड़ा कि आप लोग मिले हुए हैं, ये तो आपने खुद ही भेज दिया कॉपी करके हमको। तो इन्होंने वो उसका जो सब्जेक्ट लाइन थी उसमें ये नहीं लिखा सबका मालिक एक। जो सवाल पूछा भी नहीं था उसका भी उन्होंने जवाब। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।